हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसको देखेंगे। अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट का, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और हमारा जो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पेपर में देखिए, हमारा टोटल 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक है हमारा फर्स्ट जो पेपर है। और फर्स्ट पेपर में हमारा जो है 50 क्वेश्चन आता है। नेट के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आता है और 100 क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट यूनिट जो हमारा है, फर्स्ट यूनिट हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए। तर्क है यानी रीजन जो दिया हुआ है वो है, वे छात्रों की रसमयता बनाए रखते हैं। तो इसमें नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा कथन है, शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए, ये हमारा सही है। और दूसरा जो तर्क दिया हुआ है, क्योंकि वे छात्रों की रसमयता बनाए रखते हैं, ये भी सही है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। ऑप्शन है व्याख्यान, परिचर्चा और संगोष्ठी पद्धति। बी है अंतरक्रियात्मक परिचर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तीसरा है हमारा अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो। चौथा हमारा है व्याख्यान, प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो इसमें से शिक्षण की पद्धतियों के समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना कौन सी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप उसका आंसर करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कूट चुनिए। पहला है शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति। दूसरा है अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा। तीसरा है शिक्षक की जीवन वृत्ति आधारित प्रदत्त। चौथा है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य। पांचवा है अधिगमकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में रुचि। छठवा है शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता। सातवां है शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। तो इसमें से एक शिक्षण को प्रभावित करने वाला पूछा है कि शिक्षण को कौन प्रभावित कर सकता है, कौन से कारक हैं। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला जो है शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, ये भी हमारा सही है। दूसरा अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, ये भी है। इसके बाद हमारा है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, ये भी है। फिर है हमारा छठवा है हमारा शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता। सातवां शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 4 और 6 और 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। कथन है हमारा, तर्क है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें हमारा जो पहला कथन है
कि सभी शिक्षण से अधिगम निहित होता है, ये सही है। लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये हमारा कारक जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिर्फ ए सही है और जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निकट संदर्भित परीक्षण या फिर निर्माणात्मक परीक्षण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निकट संदर्भित परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? पहला है संरचना, दूसरा है अनुदेशनात्मक विविधता, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। तो इसमें से प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशनात्मक विविधता। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सूची में विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। पहला है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, दूसरा है विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, तीसरा है विद्यार्थी की अभिक्षमता, चौथा है विद्यार्थी के विकास की अवस्था, पांचवा है विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, छठवां है विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, ये सही है। इसके बाद है विद्यार्थी की अभिक्षमता, उसके बाद है हमारा विद्यार्थी के विकास की अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? ऑप्शन है पहला अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास स्थान, दूसरा है अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के अधिगम में निष्पादन, तीसरा है अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, चौथा है अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियाँ। ये क्या है? ये अधिगमकर्ता की विशेषताओं में सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करती हैं। और इससे क्या होता है? इससे शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली ऑप्शन है रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, दूसरा है अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, तीसरा है छात्रों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली किस तरीके की है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। यानी रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, छात्रों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। ये सारे के सारे क्या होंगे? वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली से संबंधित है। यानी आज के मतलब युग में यही हो रहा है कि एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब रटते ही हैं और अच्छे पढ़ने की आदत किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है, मतलब सब सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। पहला है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, दूसरा है छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, तीसरा है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, चौथा है कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। यानी छात्र जो है वो कक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न का मतलब क्या गुणवत्ता है, वो क्या करता है, एक मतलब शिक्षण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है केवल तर्क शक्ति का विकास, दूसरा है केवल चिंतन का विकास, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है सूचना देना। तो इसमें से शिक्षण का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी तर्क शक्ति का विकास और चिंतन का विकास दोनों ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? पहला है हवा मिल का कार्यकारी प्रतिमान, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे शिक्षण सहायक सामग्री हैं, यानी इनके माध्यम से या इनके द्वारा जो है टीचिंग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जबकि पहला है प्रकरण बहुत कठिन हो, प्रकरण सरल हो, प्रकरण कठिन हो, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो विचार विमर्श विधि है इसका उपयोग कब किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जब प्रकरण कठिन हो तो उसमें विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी अध्यापक वह है, ऑप्शन है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, दूसरा है जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, तीसरा है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, चौथा है आवंटित कार्यों यानी असाइनमेंट का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। तो इसमें से प्रभावी अध्यापक किसको माना जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है वो क्या होता है, एक प्रभावी अध्यापक होता है, यानी बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेरित कर सके जो शिक्षक वो क्या होता है, प्रभावी अध्यापक होता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? पहला है समस्या समाधान विधि, दूसरा है प्रयोगशाला विधि, तीसरा है स्वायत्तधन विधि, चौथा है टीम अध्यापन विधि। तो इसमें से अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को कौन सी विधि प्रोत्साहित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला विधि। देखिए जो ये प्रयोगशाला विधि है यानी लेबोरेटरी मेथड, ये हमारा जो है इसमें ये अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करता है, और यह जो विधि है ये आगमन विधि का ही एक रूप है, और इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रयोग करके हर चीज़ें सीखते हैं, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा रुचिपूर्ण होता है और इसीलिए ये ज़्यादा प्रभावी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है, पहला छात्र गंभीर रहते हैं, दूसरा है इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, तीसरा है यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को कम करती है, चौथा है यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है कि ये छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टीम अध्यापन में क्षमता है, पहला है प्रतियोगिता की भावना के विकास की, दूसरा है सहयोग विकास की, तीसरा है एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की, चौथा है एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। तो टीम अध्यापन में क्षमता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? पहला है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, दूसरा है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्नक अंग है, तीसरा है पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध है एक समान होता है, चौथा है पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? पहला है शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, दूसरा है शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, तीसरा है चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, चौथा है शिक्षक पैदा होते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा वाक्य जो है वो तर्कसंगत है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा जो है वो उत्पन्न करता है, यानी उनको प्रोत्साहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? पहला है श्यामपट्ट लेखन, दूसरा है प्रश्न करना, तीसरा है समझाना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
अध्यापन कौशल जो है वो श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न करना, समझाना, ये सभी सारे क्या हैं हमारे अध्यापन कौशल हैं, यानी टीचिंग के स्किल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है, दूसरा है वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, तीसरा है विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, चौथा है विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? पहला है राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, दूसरा है मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, तीसरा है श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से मूल्यांकन वाला कौन सा वाक्य है, कौन सा मूल्यांकन इंगित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त सभी, यानी जो सभी के सभी जितने भी इसमें दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, मूल्यांकन से संबंधित हैं। यानी राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए और मोहन को अंग्रेजी में 38 अंक प्राप्त हुए, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुआ, ये सारे क्या हैं हमारे मूल्यांकन हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, तीसरा है नई जानकारी देना, चौथा है व्याख्यान के दौरान प्रश्न के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो इसमें से जो हायर एजुकेशन के लिए पूछा है कि हायर एजुकेशन के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, दूसरा है ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, तीसरा है व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, चौथा है व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। ये गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो हमारा व्याख्यान विधि होता है, लेक्चर विधि होता है, ये मतलब एक तरफा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे छात्र होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं और जो शिक्षण होता है यानी शिक्षक होता है वो लेक्चर मतलब देता है, मतलब व्याख्यान देता है। और ये विधि जो है सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, यानी वो सिर्फ सुनते हैं बैठ करके, चाहे उनका मन लगे या ना लगे, वो कहानी कथा की तरह सिर्फ बैठ करके सुनते रहते हैं। वो बीच में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो ये शिक्षक केंद्रित होता है, मतलब शिक्षक सिर्फ बोलता है, लेक्चर देता है और बच्चे सिर्फ उसको सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है ऑडियो कैसेट, तीसरा है छपी सामग्री, चौथा है ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें से अनुदेशन सामग्री कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपेरेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको लगता है? पहला है समय का पाबंद, दूसरा है अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, तीसरा है लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, चौथा है जो प्रायः छात्रों का मनोरंजन करता हो। तो इसमें से कौन से गुणों वाला अध्यापक आपको लगता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समय का पाबंद, यानी जो टीचर समय का पाबंद हो, जो मतलब समय की कीमत करता हो, टाइम से वो अपनी क्लास में आए और अच्छे से क्लास ले, तो वो क्या है, वो अध्यापक जो होता है वो हमारा गुणों वाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? पहला है शिक्षण अभ्यास के दौरान, दूसरा है शिक्षण अभ्यास के बाद, तीसरा है शिक्षण अभ्यास से पहले, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। माइक्रो शिक्षण यानी जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण अभ्यास के दौरान। अगला क्वेश्चन है अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? पहला है छात्रों को दंड देना, दूसरा है कक्षा में अनुशासन रखना, तीसरा है प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, चौथा है ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो इसमें से अध्यापन यानी टीचिंग के दौरान सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को दंड देना।
यानी एक टीचर पढ़ाते समय अगर कक्षा में अनुशासन रख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, यानी वो जो लेक्चर दे रहा है वो भी प्रभावशाली है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना, तो हो सकता है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें उसको चित्र और रेखा चित्र बनाने की ज़रूरत पड़े, तो ये भी सही है। लेकिन छात्रों को दंड देना ये एक तरह से अनावश्यक कारक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। पहला है छात्रों को सूचना प्रदान करना, छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, चौथा है छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करना। तो इसमें से अध्यापक की भूमिका का मुख्य लक्ष्य क्या होता है उच्च शिक्षा में? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में क्या होता है, जो टीचर होता है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि वो सेल्फ स्टडी करें, यानी खुद से पढ़ें और खुद से हर चीज़ों को एनालिसिस करें और उसको समझें, ताकि उनमें जो है तर्क वितर्क का जो लेवल है उनका वो बढ़े। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और नेट का एग्ज़ाम जब तक अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है तो जो डेट है तब तक हम जो है डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।